AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साक्षी अग्रवाल और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा एडवांस्ड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से हमारे एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा एम क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट। So the aim of structural design is to produce a safe and economical structure, यानी कि हम एक सेफ और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकें, इसलिए हम एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारा स्ट्रक्चर को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड मेंबर्स लाइक बीम्स, कॉलम्स, स्लैब, फुटिंग, वॉल्स, स्टेयर्स एक्सेट्रा टू सपोर्ट लोड। यानी कि हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारा बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, फुटिंग हो गया एक्सेट्रा। ये सारे मेंबर्स को हम इंटरकनेक्ट करते हैं ताकि ये एक यूनिट की तरह, यानी कि ये एक साथ काम करें और इसमें लगने वाले लोड को ये सपोर्ट कर सके। तो उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है हमारा एनालिसिस का पार्ट और एक होता है हमारा डिजाइनिंग का पार्ट। तो एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, इन एनालिसिस वी डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लोड ऑन द स्ट्रक्चर, यानी कि लोड लगने की वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये हम किस में पढ़ते हैं, हमारे एनालिसिस के पार्ट में। और डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, in designing we use these results to produce a safe structure, यानी कि डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, जो हमें एनालिसिस से हमारे स्ट्रक्चर के बिहेवियर के बारे में पता चला है, उन रिजल्ट्स को हम यूज करते हैं और हम एक सेफ, इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारे जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के लिए हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हमारे दो होते हैं, दो मटेरियल इसमें मेनली होता है। एक होता है हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर्स एंड सेकंड हो गया हमारा स्टील स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर्स यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आप ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। और जो एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन में जिस टाइप का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है वो है हमारा स्टील स्ट्रक्चर, यानी कि स्टील से जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन में हम डील करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन का यूनिट 1। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे यूनिट 1 का सिलेबस देख लेते हैं कि हमें यूनिट 1 में क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है। तो हमें इसमें बेसिक्स पढ़ने हैं ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन, कि किस तरीके से हम एक स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, एंड कनेक्शंस, किस टाइप के कनेक्शंस है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, कि स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है। अब हम स्टील से तो हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है और हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं हमारे डिजाइनिंग के लिए। यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो हमें वो सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है जो हमें एक हमारे मटेरियल में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में चाहिए। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे और हम इसका बिहेवियर देखेंगे कि ये इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे और ये किस तरीके से अंडर टेंसाइल लोडिंग हमारा ये जो स्टील है ये बिहेव करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे डिजाइनिंग के लिए कौन सा आईएस कोड यूज होता है और उसके डिजाइन, उसमें क्या क्या डिजाइन मेथड्स हैं और क्या उसके हमारे कोड की फिलॉसफी है। तो हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए हम जो आईएस कोड यूज करते हैं वो है हमारा IS 800 2007।
और ये जो हमारा IS कोड है ये हमारे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइनिंग पे बेस्ड है। ओके, द सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लोड, डेड, लाइव्स, बीम, साइस्मिक, मतलब कि हमारे स्ट्रक्चर पे किस तरीके का लोड या लोड कॉम्बिनेशन आएगा जिससे हमारा मतलब उन लोड को हमारे स्ट्रक्चर को रेसिस्ट करना होगा या विथस्टैंड करना होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे कनेक्शंस। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में ही आपको बताया कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड मेंबर्स, यानी कि हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं और हम उन्हें आपस में कनेक्ट करेंगे ताकि वो एक यूनिट की तरह वर्क करें। तो हम इसे कौन कौन से मेथड से और किस किस टाइप के हमारे कनेक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इसके बारे में इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो हमारे कौन कौन से कनेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है बोल्टेड कनेक्शंस, रिवेटेड कनेक्शंस एंड वेल्डेड कनेक्शन। तो इन सब के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है और इन सब में हमारा बहुत सारा डिजाइनिंग के क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स को ये चीज़ें फुलफिल कर रही हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्ट्रक्चरल स्टील को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा स्टील है ये बनता कैसे है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा स्टील होता है ये होता है हमारा आयरन प्लस कार्बन, मतलब कार्बन और आयरन से मिलके हमारा स्टील बनता है। तो देखते हैं हमारा जो स्टील होता है ये हमें फैक्ट्रीज में हमारे बनता है। तो हमारा जो आयरन ओर्स होते हैं या हमारे जो स्क्रैप स्टील, जो पुराने स्टील होते हैं, इसे हम इस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में डाल देते हैं जहां ये हमारा आयरन ओर हीट होता है और यहाँ से हम उसकी इम्प्योरिटीज जो हमारे आयरन ओर्स में रहती हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। फिर इस ब्लास्ट फर्नेस से जो हमारा आयरन होता है ये जाता है हमारा बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में और यही हमें मिलता है स्टील, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे आयरन में कुछ क्वांटिटी ऑफ कार्बन को मिक्स करते हैं जहां से हमें स्टील मिलता है। ठीक है, अब ये स्टील यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में रहता है, तो ये कंटिन्यूस कास्टर में जाता है या पोरिंग, लैडल एंड इनगॉट मॉडल्स में, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अब हमारे पास ये जो हमें स्टील मिला ये मोल्टन फॉर्म में है यानी कि पिघला हुआ है, तो अब हम इसे डिफरेंट सेक्शंस में रोल कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंट शेप्स हो गए, जो भी जैसे कि आपने रॉड देखा होगा, शीट्स देखी होंगी, डिफरेंट सेक्शंस जो हमारे होते हैं वो हमें हमारे इंडस्ट्रीज में ही रोल्ड होके मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा किस तरीके से स्टील बनता है। अब समझते हैं। सो द स्ट्रक्चरल स्टील इज अ टाइप ऑफ स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा स्टील होता है ये एक स्ट्रक्चरल स्टील होता है, ये हमारा एक टाइप क्या है, स्टील का ही एक टाइप है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन के लिए स्ट्रक्चरल स्टील को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, यानी कि ये ज्यादा लोड ले सकता है। हमारा जो स्टील होता है ये एक डक्टाइल मटेरियल होता है। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब ये होता है कि जब हमारे उस मेटल पे लोड लगे तो वो लोड से पहले हमें डिफॉर्मेशन शो करे, वो सडन फेल ना हो जाए। यानी कि जब हम स्टील पे कुछ लोड लगाते हैं तो ये हमें डिफॉर्मेशन शो करता है, यानी कि एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि ये वार्निंग है कि हाँ मेरा मटेरियल फेल होने वाला है। ठीक है, तो जिससे हमें पता चल जाए कि अब हम इस स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए डक्टिलिटी जो होती है वो हमारे मटेरियल की, स्पेशली कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा जो स्टील है ये डक्टाइल एलॉय होता है और ये क्या क्या बना होता है, आयरन एंड कार्बन
सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर लोड बियरिंग एलिमेंट। तो ये यूज कहाँ पे होता है, लोड बियरिंग एलिमेंट के फॉर्म में ये यूज होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडस्ट्रीज में ये हमें स्पेसिफिक शेप एंड क्रॉस सेक्शंस में रोल होके मिलता है। यानी कि जैसे कि आपने आरसीसी में पढ़ा होगा, तो जैसे हम कभी हमें डेप्थ ऑफ सेक्शन लेना होता था तो वो हम खुद से कंसीडर कर लेते थे कि लाइक 250 mm 300 mm, पर स्ट्रक्चरल स्टील में या रोल्ड स्टील में ये चीजें नहीं होती। जो रोल्ड स्टील होते हैं ये हमें इंडस्ट्रीज से बन के मिलते हैं। तो इंडस्ट्रीज में कुछ स्पेसिफिक साइज, शेप, क्रॉस सेक्शंस के हमारे जो सेक्शंस होते हैं वो बनते हैं वहां, और उन्हें हम लाके हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील में हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल सेक्शंस होते हैं उन्हें हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना पड़ता है कि जो जितना लोड मैं इसमें लगा रही हूँ वो ये स्ट्रक्चर सेफली बियर कर सकता है कि नहीं। अगर इस साइज का मेरा जो क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है मेरे पास ये सेफली मेरा लोड बियर नहीं कर सकता, तो मैं दूसरा क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूंगी कि क्या इस क्रॉस सेक्शन में मैं जो मुझे लोड लगाना है वो बियर करेगा। हाँ, अगर ये कर सकता है तो फिर मैं ये क्रॉस सेक्शन यूज करूंगी। हम यहाँ पे अपने हिसाब से चीजें नहीं ले सकते। जैसे कि हम आरसीसी में अपने हिसाब से कि एरिया ऑफ स्टील हमने अपने हिसाब से निकाल लिया कि हाँ इतना स्टील मुझे लगेगा, कि मैं डेप्थ ऑफ सेक्शन इतना रखूंगी, कि मैं बीम की विड्थ 300 × 300 रखूंगी। तो वो चीजें हम यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, अब आगे हमारा कि हम क्या एडवांटेजेस है हमारे स्टील स्ट्रक्चर के, क्यों हमें आरसीसी से ज्यादा हमारा स्टील स्ट्रक्चर, मतलब आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर में क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं। तो हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर होता है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, यानी कि इस जो हमारा स्टील होता है इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेट बहुत हाई होता है। यानी कि ये कम वेट का भी होगा तो ये बहुत लोड बियर कर सकता है। ठीक है, तो इसका होता है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, यानी कि इसकी कम वेट में भी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन डिफाइन करता है कि इसमें हम हमारे जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स भी होते हैं वो हम इजीली बना सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन है बहुत ज्यादा, और वो भी हमारा स्टील स्ट्रक्चर में आराम से बन जाएगा। जैसे कि आपने रूफ ट्रसेस वगैरह देखे होंगे, चलिए मैं आपको उसकी इमेज ऐड कर दूंगी ताकि आपको समझ आए। और इसमें क्या होता है, डिजाइन मॉडिफिकेशन आसान है। अब एक बार आपने आरसीसी का कोई मेंबर कास्ट कर दिया, अब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आपने एक बीम कॉलम का सेटअप रेडी कर दिया, अब आप इनको इसमें कुछ चेंज करने हैं तो आप नहीं कर सकते। पर आप स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप चेंजेस बहुत इजीली कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वो बोलता है फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। थर्ड हमारा क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग लाइफ स्पान। तो जो हमारा स्टील होता है ये ड्यूरेबल मटेरियल है। तो अगर मैं ड्यूरेबल का मतलब हिंदी में आपको बताऊं तो वो होगा टिकाऊ। तो जो हमारा स्टील होता है ये एक टिकाऊ मटेरियल होता है जिसमें जल्दी से, जैसे वियर एंड टियर के आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, इसमें ये जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसका जो लाइफ स्पान, यानी कि जितने समय हम इसको यूज कर सकते हैं वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी टू बी प्री फैब्रिकेटेड एंड फास्टर असेंबली। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हमारे स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स होते हैं ये हमारे इंडस्ट्रीज में प्री फैब्रिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी क्या होते हैं, हमारे मेंबर्स अवेलेबल होते हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट में हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हें ले जाके असेंबल और इरेक्ट करना होता है। यानी कि इसमें आपस में हमें इसे जोड़ना होता है, जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, सो द फोर्थ पॉइंट इज एबिलिटी टू बी प्री फैब्रिकेटेड फॉर फास्टर असेंबली। लास्ट पॉइंट है हमारा रिसाइक्लेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी।
तो हम सबको पता है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल स्टील है या नॉर्मल स्टील है, ये एक रिसाइकलेबल मटेरियल है, यानी कि हम इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। और ये मटेरियल, क्योंकि हम इसे बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, तो इसका जो हमारे इन्वायरमेंट में भी है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। इसलिए जो ये हमारा स्टील है, ये एक हमारा रिसाइकलेबल एंड सस्टेनेबल मटेरियल है। तो ये सारे तो हो गए हमारे स्ट्रक्चरल स्टील के एडवांटेजेस। अब हमारे स्ट्रक्चर में ये किस किस तरीके के, किस किस तरह से ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर में एज अ टेंशन मेंबर एक्ट कर सकते हैं। टेंशन मेंबर क्या होता है? वो मेंबर्स जिसमें हमारे, जो हमारा टेंसाइल फोर्स को बियर करता है। टेंसाइल फोर्स क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं एक हमारे स्ट्रक्चर में जिसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स लगता है, वो हमारा क्या होता है? टेंशन फोर्स। और इस तरीके के फोर्स को जो बियर कर रहा है वो हमारा क्या होता है? टेंशन मेंबर, ठीक है। और किस तरीके का हमारा स्टील एक्ट कर सकता है? एज कंप्रेशन मेंबर। तो जब हमारा किसी मेंबर पे इनवर्ड एक्सियल फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा? हमारा कंप्रेशन मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर क्या है? जब हमारे मेंबर पे बेंडिंग, इस तरीके का लोड लग रहा हो जो उसे बेंड करे, तो उस मेंबर को हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सुरल मेंबर। जो मेंबर हमारा बेंड करे वो क्या होता है? हमारा फ्लेक्सुरल मेंबर। देन हमारा क्या है? टॉर्जन मेंबर। तो जिस मेंबर पे हमारा ट्विस्टिंग फोर्स लगता है, यानी कि हमारे पास कोई मेंबर है और उससे हम ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना हम, तो हम उसमें किस तरीके का फोर्स लगाते हैं? उसको हम ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन से। तो इस तरह का जब हमारे मेंबर पे फोर्स लगेगा तो वो हमारा क्या होगा? टॉर्जनल मेंबर, ठीक है। लास्ट है हमारा शियर मेंबर। जब हमारे इस मेंबर पे पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो क्या, किस तरीके से एक्ट करेगा? शियर मेंबर। तो जो हमारा स्टील है ये एज टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर, टॉर्जन मेंबर एंड शियर मेंबर की तरह एक स्ट्रक्चर में एक्ट कर सकता है, यानी कि ये इस तरीके के सारे लोड ले सकता है, ठीक है। आगे है हमारा वेरियस रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस किया कि जो हमारे इंडस्ट्रीज होती है उसमें हमारा जो मोल्टन स्टील है उसे हम डिफरेंट शेप्स में क्या करते हैं? रोल करते हैं, जिन्हें हम बाद में हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। तो हमारे इंडस्ट्रीज में किस किस तरीके के जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस हैं वो रोल होते हैं, वो है पहला रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। मतलब जो इस तरीके का सेक्शन आप देख रहे हैं, ये जो आई जैसा सेक्शन बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। ये हमारे इंडस्ट्रीज से इस तरीके का मेंबर हमें मिलता है, ठीक है। और क्या होता है? रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। ये इस तरीके का जो सेक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? चैनल सेक्शन। देन हमारा रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, दो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, ये क्या हो गया? हमारा एंगल सेक्शन। अब इसमें भी क्या हो सकता है? इक्वल एंगल्स एंड अनइक्वल एंगल्स, मतलब कि ये जो हमारे दोनों मेंबर्स हैं इनकी लेंथ सेम हो, और ये भी हो सकता है कि एक मेंबर हम मेरा बड़ा हो और एक मेंबर छोटा हो, ठीक है। तो इक्वल मेंबर एंड अनइक्वल मेंबर। देन टी सेक्शन। तो टी सेक्शन, अच्छा टी सेक्शन इसमें दिख नहीं रहा है आपका, इस तरीके का एक सेक्शन रोल होता है इंडस्ट्रीज में जिसे हम क्या कहते हैं? टी सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा रोल्ड स्टील बार्स। तो ये आपके इस तरीके के बार्स हो सकते हैं, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, ठीक है। और हमें क्या मिलता है? स्टील प्लेट्स,
यानी कि जो नॉर्मल हमारी शीट्स होती है या प्लेट्स होती हैं, इस तरीके से कुछ हमें इस तरीके का एक सेक्शन मिलता है, रोल्ड सेक्शन, जो प्लेट जैसा होता है, ठीक है। रोल्ड स्टील शीट एंड स्ट्रिप्स, जैसे कि आपने देखा होगा शेड्स के लिए, बहुत शेड जो कहीं पे लगता है तो उसमें स्टील के कुछ सेक्शन रहते हैं, यानी कि कुछ शीट जैसी होती है इस तरीके के शेप की, तो वो सब क्या होता है, रोल्ड स्टील शीट एंड स्ट्रिप सेक्शंस। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेक्शंस हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज में हमें रोल होके मिलते हैं, और इसमें भी इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। मतलब कि जैसे जैसे ये इंडियन, ये इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, ISLB, तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। यानी कि ये जो हमारे जितने भी रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जब न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड सॉल्व करेंगे तो मैं इनके जो और फर्दर क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब हमारा इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारा स्टील होता है ये हमारा आयरन और कार्बन से मिलके बना होता है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारे आयरन में कुछ कंटेंट हम कार्बन का मिलाते हैं तो हमें स्टील मिलता है, और वो स्टील मोल्टन फॉर्म में रहता है, और फिर हम इंडस्ट्रीज में उसको डिफरेंट शेप्स में, क्रॉस सेक्शंस में रोल्ड कर देते हैं, और वो रोल्ड सेक्शन है वो हम हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कार्बन कंटेंट हम आयरन में कितना मिलाएंगे जिससे हमें हमारा स्ट्रक्चरल स्टील मिले। अब स्ट्रक्चरल स्टील कहने का मतलब है कि हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वो सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हमारे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो स्टील को हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा प्लेन कार्बन स्टील एंड नेक्स्ट इज एलॉयड स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयरन में हम कार्बन मिक्स करते हैं, और एलॉयड स्टील में क्या होता है, हमारे कार्बन के साथ और भी डिफरेंट मेटल्स और मिनरल्स उसमें ऐड हुए रहते हैं, तो उस टाइप के स्टील को हम क्या कहते हैं, एलॉयड स्टील। तो हमारा प्लेन कार्बन स्टील भी फर्दर हम 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करता है। एक होता है हमारा लो कार्बन स्टील, सेकेंड होता है हमारा मीडियम कार्बन स्टील, थर्ड होता है हाई कार्बन स्टील, और फोर्थ है हमारा अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो यहाँ से हमें देख के ये पता चल रहा है कि हमारा जो आयरन है उसमें कार्बन का परसेंटेज कहाँ से 0.25 से 2% तक वेरी करता है, यानी कि हमारे स्टील में जो कार्बन कंटेंट है वो 2% से कम होना चाहिए, ठीक है। अब लो कार्बन स्टील में हमारा कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0 लेस देन और इक्वल्स टू 0.25%, ठीक है। अब हमारे लो कार्बन स्टील का एग्जांपल क्या हो गया, माइल्ड स्टील। उसके बाद है हमारा मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में हमारा जो कार्बन कंटेंट है ये 0.25 से 0.55% तक वेरी करता है, यानी कि मीडियम कार्बन स्टील में हमारा जो कार्बन कंटेंट होता है ये 1% से कम होता है, ठीक है। तो हमारे जो मीडियम कार्बन स्टील का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारे कोल्ड ट्विस्टेड बार्स। नेक्स्ट है हमारा हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील में हमारा होते हैं कार्बन कंटेंट 0.55% टू 1%। हमारे हाई कार्बन स्टील के एग्जांपल्स क्या होते हैं, TMT बार्स, थर्मली मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। तो ये होते हैं हमारे हाई कार्बन स्टील के बार्स। अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील हम अभी हमारे ज्यादा यूज का यहाँ पे नहीं है, हम जितने जो पढ़ते हैं ये लो मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील जो होते हैं वो हम हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन कंटेंट का हमारे स्टील में क्या इफेक्ट है, क्यों हम एकदम ज्यादा नहीं बढ़ा दे रहे,
कार्बन कंटेंट, या इससे कम क्यों नहीं रख लेते? तो चलिए समझते हैं हमारे कार्बन कंटेंट का हमारे स्टील में क्या इफेक्ट होता है। तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने के साथ हमारे जो स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती है। अब सीधी सी बात है, हमारा अगर कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो हम चाहेंगे कि वो उसमें कुछ स्ट्रेंथ हो और वो हार्ड हो, यानी कि मैं उसमें जब लोड लगाऊं तो वो लोड को लेके वो उसको बियर कर सके। अब ऐसा ही नहीं हो कि जैसे मैंने उसमें लोड लगाया और वो ऐसे मुड़ जाए, है ना। तो हमें चाहिए कि हमारा जो मटेरियल है वो थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ और हार्डनेस हो, ठीक है। तो हम जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों बढ़ती जाएगी। पर अब हार्डनेस बढ़ने के साथ हमारे साथ एक और चीज होगी, हमारा जो मटेरियल है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कि जो हमारा मटेरियल है उसका लाइफ स्पान कम हो जाता है, यानी कि जो हमारा मटेरियल है, सॉरी, डक्टिलिटी, तो यानी जो हमारे मटेरियल की डक्टिलिटी है एंड टफनेस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो डक्टिलिटी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा मटेरियल है वो जब हम उसमें कुछ लोड लगाते हैं तो वो डिफॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। तो जब हमारा कार्बन कंटेंट हम हमारे स्टील में बढ़ा देते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो हमें फेलियर से पहले डिफॉर्मेशन शो नहीं करता। यानी कि अगर मेरा ये कोई मटेरियल है और इसमें मैं कुछ लोड लगा रही हूँ तो लोड की वजह से ये ऐसे बैंड 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 होता जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा मटेरियल फेल करने वाला है। पर जैसे हम इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो इसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है, यानी कि जैसे ही मैंने इसमें लोड लगाया और ये सडन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने का सबसे मेजर डिसएडवांटेज यही है कि जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है इसकी डक्टिलिटी एंड टफनेस कम होती है। तो टफनेस क्या होता है? द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एनर्जी। वही मतलब है डक्टिलिटी और टफनेस का कि हमें फ्रैक्चर से पहले डिफॉर्मेशन वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट बढ़ने से डक्टिलिटी एंड टफनेस कम होती है। वेल्डेबिलिटी, यानी कि मटेरियल को जोड़ने के लिए जब हम उसे वेल्ड करते हैं तो वो उतने अच्छे से वेल्ड नहीं हो पाता जब उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, तो उसकी वेल्डेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो स्ट्रक्चरल स्टील के लिए हमें एक बैलेंस्ड मटेरियल चाहिए जो हमारे स्ट्रेंथ और हार्डनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, पर हमारा मटेरियल सफिशिएंट ड्यूरेबल एंड टफ भी हो, यानी कि वो सडन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो जाए। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मेरा एक स्ट्रक्चर है और उसे मान लीजिए मैंने 100 किलो न्यूटन लोड के लिए डिजाइन किया है, बट अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसमें अचानक से 110 किलो न्यूटन का लोड लग गया, तो मेरा वो स्ट्रक्चर मुझे सफिशिएंट डिफॉर्मेशन शो करना चाहिए ताकि मुझे समझ आए कि हाँ मेरा ये जो स्ट्रक्चर है ये फेल होने वाला है, इसे मैंने जितने लोड के लिए डिजाइन किया था इसमें उससे ज्यादा लोड लग रहा है और ये शायद उसे ले नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफॉर्मेशन शो करेगा जिसे मैं वार्निंग एज अ वार्निंग कंसीडर करके इसे यूज नहीं करेंगे। अब अगर मेरा मटेरियल डक्टाइल नहीं है तो इसे मैंने डिजाइन किया 100 किलो न्यूटन लोड के लिए, अब इसमें लग रहा है 110 किलो न्यूटन का लोड, तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये सडन फेल हो जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर को हम किस लिए डिजाइन करते हैं? ताकि हम उसे कि उसमें लोग रह सके, हम उसमें इंडस्ट्रीज यूज कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर ड्यूरेबल नहीं होगा तो सीधे से ये ह्यूमन लाइफ लॉसेस से रिलेट करेगा, यानी कि अगर मेरा स्ट्रक्चर फेल करता है तो उसमें रहने वाले लोगों की जान जा सकती है। तो मेरा मटेरियल का ड्यूरेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो स्ट्रक्चरल स्टील है ये एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो जो हमारा अगर हम कार्बन कंटेंट को बहुत कम कर देंगे तो हमारा जो स्टील है वो बहुत वीक और सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर हम बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट को बढ़ा देंगे तो ये जो हमारा जो स्टील है बहुत ब्रिटल, यानी कि थोड़े मतलब जितना लोड के लिए हमने उसे डिजाइन किया है वो सिर्फ उतना ही लोड लेगा, और अगर उसमें कभी थोड़ा ज्यादा लोड आ जाता है तो वो बिना वार्निंग के फेल कर जाएगा, ठीक है, और उसे वेल्ड करने में भी हमें दिक्कत आएगी।
इसलिए हमारे स्टील में जो कार्बन कंटेंट है वो 0.25 टू 2% वेरी करता है, यानी कि हमारा जो स्टील में कार्बन कंटेंट है वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, यानी कि हम जब हमारे स्टील पे हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो आज का लेक्चर आपका यही खत्म होता है। थैंक यू।